हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम रिएक्शन मैकेनिज़्म के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है। तो आइए टॉपिक पे आते हैं। रिएक्शन मैकेनिज़्म होता क्या है। किसी केमिकल रिएक्शन की डिटेल स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन को, जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, उसको रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। किसी रिएक्शन की डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप स्टडी को, जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो उसको रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। आइए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अ डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन showing how reactants are converted into प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एज रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। तो रिएक्शन की डिटेल स्टडी को रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन मैकेनिज्म दो टाइप्स का होता है, एक कंसर्टेड मैकेनिज्म और दूसरा नॉन कंसर्टेड मैकेनिज्म, ठीक है। कंसर्टेड मैकेनिज्म में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग एक साथ होती है, ठीक है, और इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। कंसर्टेड मैकेनिज्म में बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ होती है, ठीक है। बॉन्ड बनता और टूटता एक साथ है, ठीक है, और इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, ठीक है। आइए मैं लिख देता हूँ कंसर्टेड मैकेनिज्म होता क्या है। The mechanism which involve breaking and making up bond simultaneously on approach of reactant without formation of intermediate is called as concerted mechanism, ठीक है। कंसर्टेड मैकेनिज्म को मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बॉन्ड टूटता और बनता एक साथ है, ठीक है, और इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, ठीक है बच्चों। अब नॉन कंसर्टेड मैकेनिज्म में क्या होता है, रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा स्टेप्स होते हैं और इनमें रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। इस मैकेनिज्म को नॉन कंसर्टेड मैकेनिज्म कहते हैं। आइए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। द मैकेनिज्म इन विच a reaction occurs in two or more steps, ठीक है, with the formation of intermediates. The mechanism in which a reaction occurs in two or more steps with the formation of intermediates is called as non concerted mechanism, ठीक है। नॉन कंसर्टेड मैकेनिज्म में
क्या होता है, रिएक्शन 2 या 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है और उसके बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये एक्टिवेशन एनर्जी डायग्राम हमने ड्रा की है कंसर्टेड मैकेनिज्म की। ठीक है, इसमें हमारे पास ये रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, और यहाँ पे ये थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, इसको मैं TE लिखता हूँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गया डेल्टा H। ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी डायग्राम है कंसर्टेड मैकेनिज्म की। ठीक है, इस पूरे को मैं समझाऊंगा कि ये होता क्या है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। ठीक है, ये सब डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये एक्टिवेशन एनर्जी डायग्राम है नॉन कंसर्टेड मैकेनिज्म की। ठीक है, इसमें ये रिएक्टेंट्स हैं, फिर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये यहाँ से यहाँ तक एक्टिवेशन एनर्जी है 1। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद ये रिएक्शन 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप्स में है, 2 स्टेप्स में है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी सेकंड है। ठीक है, उसके बाद ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ये आ गई एक्टिवेशन एनर्जी सेकंड, ये एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए प्रोडक्ट और यहाँ पे ये डेल्टा H। ठीक है, इसको मैं आगे अभी डिटेल में समझाऊंगा कि ये होता क्या है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सपोज़ हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, इन्होंने प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, ये रिएक्टेंट्स हैं, इन्होंने प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, अब रिएक्टेंट्स में एक एनर्जी होती है, उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है बच्चों, रिएक्टेंट्स में एक एनर्जी होती है जिसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। फिर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक एनर्जी होती है, उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जब रिएक्टेंट्स को थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल गई, ठीक है, तो तब रिएक्शन स्टार्ट होती है। ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट होती है तो बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट के बाद फिर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब आइए मैं एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ। ठीक है, सपोज हमारे पास ये जो रिएक्टेंट्स है, अभी हमने एग्जांपल में रिएक्टेंट्स लिया, इनके पास इंटरनल एनर्जी कितनी है, 30 जूल पर मोल। ठीक है, इनके पास एनर्जी कितनी है, 30 जूल पर मोल। ठीक है, अब रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 60 जूल पर मोल। ठीक है, ध्यान से इस कंसेप्ट को समझना। सपोज हमारे पास ये रिएक्टेंट्स हैं, इनकी इंटरनल एनर्जी हमारे पास 30 जूल पर मोल है। उसके बाद रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए 60 जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इस एनर्जी को कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, अगर रिएक्टेंट्स को इतनी एनर्जी मिलेगी तभी वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एनर्जी कितनी है, 30 जूल पर मोल है। एनर्जी कितनी चाहिए हमारे पास, 60 जूल पर मोल, ताकि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हों। अब ये जो हमारे पास 30 से 60 के बीच में जो 30 जूल पर मोल जो एनर्जी है, ये होगी एक्टिवेशन एनर्जी।
ठीक है, मैं दोबारा समझाता हूँ। रिएक्टेंट्स के पास एक एनर्जी होती है, उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी होती है, उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे रिएक्टेंट्स के पास 30 जूल पर मोल एनर्जी है। ठीक है, और यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए 60 जूल पर मोल एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, रिएक्टेंट्स को 30 जूल्स पर मोल एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो। तो ये एनर्जी कहाँ से आएगी? ये बाहर से आएगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, रिएक्टेंट्स को एक्टिवेट करने के लिए 30 जूल पर मोल एनर्जी की ज़रूरत थी। वो इनको जब मिलेगी तब थ्रेशोल्ड एनर्जी इनके पास होगी, तो उस थ्रेशोल्ड एनर्जी से फिर आगे रिएक्शन स्टार्ट होगी। ठीक है, जब रिएक्टेंट्स को थ्रेशोल्ड एनर्जी मिलती है, ठीक है, उसमें फिर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं, उनके बीच में कोलिजन होती है और रिएक्शन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी से थ्रेशोल्ड की एनर्जी तक जो बीच में एनर्जी गैप था, ठीक है, उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बगैर रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में अभी हमने समझाया कि रिएक्टेंट्स के पास 30 जूल पर मोल एनर्जी थी, फिर इन रिएक्टेंट्स को रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए 60 जूल पर मोल एनर्जी की ज़रूरत थी। ठीक है, तो वो तो रिएक्टेंट्स के पास थी नहीं, रिएक्शन स्टार्ट तो हो नहीं सकती थी। फिर इनको बाहर से एक्टिवेशन एनर्जी मिली। कितनी मिली? 30 जूल पर मोल, ताकि रिएक्टेंट्स की एनर्जी कहाँ पहुँच गई? 60 जूल पर मोल, जो कि रिएक्शन के लिए चाहिए थी। ठीक है, तो इस 30 जूल पर मोल को हम एक्टिवेशन एनर्जी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब थ्रेशहोल्ड एनर्जी होता क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने समझा भी दिया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर किसी ने उतारना है तो वो यहाँ से उतार सकता है। द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी दैट द मॉलिक्यूल मस्ट हैव टू ब्रिंग इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो वो एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को चाहिए, ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन के लिए, ठीक है, ताकि रिएक्शन हो सके, तो उस एनर्जी को थ्रेशहोल्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए यहाँ पे हम एक्टिवेशन एनर्जी दिखाते हैं। सपोज ये रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स है। यहाँ पे रिएक्टेंट्स की इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, ठीक है, सपोज ये 30 जूल पर मोल है, जैसे कि पीछे हमने एग्जांपल में समझाया था। ठीक है, अब रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत थी? 60 जूल, 60 जूल पर मोल। ठीक है, ये जो एनर्जी इनको मिली, ये आ गई एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, सपोज हमारे पास ये 30 जूल पर मोल इनको एनर्जी मिली। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये डेल्टा एच है। ठीक है, इसको आप हीट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हो। ठीक है, हीट ऑफ रिएक्शन,
तो सपोज इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हुई तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ठीक है बच्चों, सपोज हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट है, इनकी इंटरनल एनर्जी 30 जूल पर मोल थी। इन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए 60 जूल पर मोल एनर्जी की ज़रूरत थी। ठीक है, तो इस एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट्स को 30 जूल पर मोल एनर्जी की ज़रूरत थी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जब इन रिएक्टेंट्स को 30 जूल पर मोल एनर्जी मिली तभी ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी, ये आ गई थ्रेशोल्ड एनर्जी जो रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए ज़रूरी है, रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल को कोलाइड करने के लिए ज़रूरी है। फिर यहाँ पे ये जो डिफरेंस है इंटरनल एनर्जी और प्रोडक्ट्स की एनर्जी के बीच का, इसको हम हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जो हीट प्रोड्यूस होती है, सपोज इसमें हीट प्रोड्यूस हुई तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ठीक है बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी डायग्राम शो की थी, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये रिएक्टेंट्स आ गए। ठीक है, ये आ गए प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब ये आ गई थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है, उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। थ्रेशोल्ड और इंटरनल एनर्जी के बीच का डिफरेंस, इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये आ गई एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहाँ पे ये आ गया डेल्टा एच। ठीक है, इसको आप हीट ऑफ रिएक्शन कह सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हो। ठीक है, उस डायग्राम में मैंने आपको समझाया था, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।